बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सेटल हो रहे हैं। अभी तक उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा काबीना भी फाइनलाइज नहीं हुई। बयान उनकी जानिब से यह है कि अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर सलाह मशवरे से नई काबीना आएगी खैबर पख्तूनख्वा की। लेकिन इंटरेस्टिंग एलिमेंट यह है, जहां उन्होंने अपना पहला इंतजामी इजलास, जिसके बारे में अब इतलात आ रही है, उन्होंने लिया, जहां उन्होंने सूबे की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया, वहां पर यह भी कहा कि जो लोग प्रेशर में आ गए और उन्होंने अवामी मैंडेट के अंदर जेन्युइन अवामी नुमाइंदों का साथ नहीं दिया और गलत काम किए, उनका मुहासबा होगा, उनके हवाले से सख्त कार्रवाई होगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आपको याद होगा जनाब अली अमीन गड्ढापुर साहब जब आए थे तो उन्होंने भी लगभग कुछ ऐसी ही बातें शुरू में की थी। उन्होंने कहा था मेरे खिलाफ केसेस हैं, जिन्होंने जाली केसेस जिन जिन के खिलाफ बनाए हैं मैं उनको देख लूंगा और उनके खिलाफ ये होगा वो होगा। बहुत मटीरियल चीजें हो नहीं पाई। लेकिन एक दूसरा तासुर यह है कि गड्ढापुर साहब भी जब आए, गो के वो आफरीदी साहब से जरा ज्यादा एक्सपीरियंस थे, लेकिन प्लान उनके पास भी कोई नहीं था। क्या सोहेल आफरीदी साहब के पास प्लान है? जिन जर्नलिस्ट की उन तक रसाई हुई या किसी की अगर कोई इंप्रेशन लिया तो वो यही था कि दावे बड़े बड़े हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन शायद इस वक्त कोई प्लान नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत जमात बहुत बड़ी जमात है, क्या उनको इन प्लान्स की जरूरत है? क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान साहब का वोटर सपोर्टर है, जो कि एक दफा दोबारा साबित हुआ है कि वो बिल्कुल इंटैक्ट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कम से कम जो हमारे सामने एक रिफ्लेक्शन आया कि कोई एमपीए नहीं टूटा, उस तरह से कोई बाजार नहीं लगा, यकमुश्त होकर सब ने उनको वोट दिए। तो सवाल ये है कि क्या अब भी उम्मीदें यही हैं कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो, खान साहब को किसी भी तरीके से रिहा किया जाए? और क्या वही बॉटलनेक्स या वही हैजर्ड्स जो कि गंडापुर साहब के लिए थे, वही सोहेल आफरीदी साहब के लिए होंगे? ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब अतर काज़मी साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। हैदर नकवी साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके नज़दीक जो इंप्रेशन आपको मिला है सोहेल आफरीदी साहब से कि ठीक है शुरू में वफाकी हुकूमत की एक ने टफ स्टांस लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बन गए और कोई इतने फायर वर्क्स भी नहीं हुए कि कोई पता नहीं कोई तूफान आ गया हो। अब मामला शायद चल पड़ा है या ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन क्या वही मसाइल जो गंडापुर साहब को थे वही सोहेल आफरीदी साहब के लिए है इस निज़ाम के अंदर जो इस वक्त चल रहा है? देखिए, इसमें दो चीजें मुनीब साहब, जहां तक सूबे का ताल्लुक है, अनप्रेसिडेंटेड किस्म का उनके पास मैंडेट है, जिसका मुजाहरा आपने उनके इंतखाब में भी देख लिया, उनकी हलफ की तकरीब में भी देख लिया, कोई एमपीए नहीं टूटा, आपने भी उसका जिक्र किया। तो सियासी तौर पे तो सूबे के अंदर उनको कोई चैलेंज नहीं है। अक्सर हुकूमतों को जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या उनकी कुर्सी महफूज है, क्या उनकी जगह पे दूसरी हुकूमत वहां पे कोई कोलेशन बना के उनको वहां से हटा सकती है। तो वैसा तो कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, एक वर्किंग रिलेशनशिप का चैलेंज है जो वफाक के साथ हो सकता है। उसका एक मुजाहरा आपने देखा कि एक मीटिंग के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की। अब ये चैलेंज दोनों तरफ है। मुझे ये लगता है कि ये चैलेंज एकतरफा नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, भारत का वहां पे जो किरदार है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करवाई जा रही है, तो ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो मेरे ख्याल में वफाक के लिए भी ये चैलेंज होगा कि कैसे वर्किंग रिलेशनशिप बनाई जाए। और फिर सोहेल आफरीदी साहब ने एक बड़ा बयान भी दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करे या हमला करेगा तो हम अपनी अफवाज के साथ खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं। अगर चैलेंजेस हैं तो वो दोनों साइड पे हैं। उसमें वफाक के लिए भी चैलेंज है और उसमें सोहेल आफरीदी साहब के लिए चैलेंज है। और बड़ा चैलेंज खान साहब तक रसाई और खान साहब से मुलाकात और फिर वो काबीना का फाइनल करना, ये वो सारी चीजें हैं। अब हैदर नकवी साहब, क्या एक जिस तरह भी कॉमन ग्राउंड की बात की है और ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था जो दिया सोहेल आफरीदी साहब ने, बट इशू ये है कि जो एक हमने देखा कि कुछ छोटी बात नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक बहुत डिटेल्ड और पावरफुल प्रेजेंटेशन दी DGISPR ने, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था वो ये कि वो पेशावर में कोर हेडक्वार्टर में दी गई। क्या ये हम कह सकते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब को भी कुछ चीज़ों की समझ आई है या आ जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम के कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए डील करना ज़रूरी होता है? लिहाजा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो माहौल बन गया था कि बड़े फायर वर्क्स होंगे, बड़ा तमाशा लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब सूबा भी चलता रहेगा
और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज से? देखिए, इसके मुनीफ साहब दो जवाब हैं। अभी अथर भाई ने जो बात की, आप अगर इस पर फख्र करें कि हमारा मैंडेट बहुत तगड़ा है, वहां पर हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो ये कोई, अगर आप पूरे पाकिस्तान की नजर से देखें तो कोई ये फख्र की बात नहीं है। बात फख्र की क्या होना चाहिए किसी भी अवामी नुमाइंदे के लिए, सूबे के सरबराह के लिए, कि जब वो सूबे का सरबराह बनता है, इलेक्शन के बाद ही इंतखाब उनका हुआ, वजीर आला बन गए, तो उनकी पहली तकरीर क्या होना चाहिए थी? पहली तकरीर ये होना चाहिए थी कि मैं सूबे में जो मसाइल है उनका खात्मा करूंगा, मैं जो सेहत के मसाइल है उनका खात्मा करूंगा, मैं जो तालीम के मसाइल है उनका खात्मा करूंगा, जो लोकल गवर्नमेंट के मसाइल है उनका खात्मा करूंगा, सड़कें ब्रिजेस बनाऊंगा, सफाई सुथराई जितने भी काम है। आप पहली तकरीर करते हैं कि जी मैं धरना दे दूंगा, मैं सड़कें बंद करा दूंगा, मैं इमरान खान को रहा करा दूंगा। इमरान खान को रहा कराना कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मैंडेट तो नहीं है, ना होना चाहिए, सियासी तौर पे भी नहीं होना चाहिए, इखलाकी तौर पे भी नहीं होना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, पाकिस्तान तहरीक और पंजाब में कैद है, उनके ऊपर जो केसेस है वो भी खैबर पख्तूनख्वा के नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा अगर ये बात करें कि जी इमरान खान को रहा कराना मैंडेट है, तो फिर ये तो सियासी अवामी मैंडेट तो नहीं हुआ ना, ये तो आपका तहरीकी मैंडेट हो गया। ये तो आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहे। आप पूरे सूबे के वहां पर वजीर आला हैं जहां पे तमाम सियासी जमातें उनके लोग हैं, आपकी असम्बली में भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, अवामी नेशनल पार्टी के जीओआई के भी लोग हैं, लेकिन आपकी बात इमरान खान से शुरू होती है, रिहाई से, और इमरान खान की रिहाई पे खत्म हो जाती है, तो फिर आप वजीर आला नहीं हुए, आप कहें कि मैं इस तहरीक का यहाँ पे सरबराह बन गया। हैदर भाई, वो उनके लीडर हैं, वो उनके लीडर हैं, इमरान खान साहब पार्टी के सरबराह हैं, और उनके मुताबिक वो नाहक कैद हैं, तो उनके खिलाफ उनकी रिहाई के लिए कोशिश क्यों ना की जाए? और वैसे कोई कानून रोक सकता है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को करने से? नहीं, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपनी ताकत को, अवामी मैंडेट को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। आपका काम खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की फलाह बहबूद का काम करना है। आपका काम उस लीडर को छुड़ाना नहीं है जो पंजाब में कैद है, या आप अपने मैंडेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जी। अच्छा, एक बात जरा अदर काजी साहब इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, क्या वाकई ये गंडापुर साहब की तरह हमने देखा, उन्होंने कहा जी 90 दिन दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बयानात आए, हम ये कर देंगे, फिर चढ़ाइयां भी हुई इस्लामाबाद पे। क्या अब फॉर अ चेंज सोहेल आफरीदी साहब को ये कहना ही नहीं चाहिए कि भाई हम रिहा करवा लेंगे इमरान खान साहब को? एक लीगल प्रोसेस है, जब वो हो जाएगा तो रिहाई हो जाएगी खान साहब की। देखिए, इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब मसला ये है कि वहां पे मैंडेट आपको किस चीज का मिला है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को नहीं पता? सोहेल अफरीदी को तो कोई जानता भी नहीं था, अचानक सोहेल अफरीदी इतना मोतबर हो गया, अवाम उसको चूम रही है, सारे एमपीए उसके पीछे खड़े हो गए, क्योंकि उसको शहबाज शरीफ ने नामजद किया, क्योंकि इसलिए वो ऐसा हो गया कि जेल में बैठे हुए शख्स ने उसको नामजद कर दिया। तो मैंडेट तो उनको मिला ही इसीलिए। दूसरी बात यह है कि देखें, ये नहीं हो सकता कि वफाक के अंदर मामला जिस तरीके से चलाई जा रही हो, क्या वहां पे चीजें सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक चल रही हैं? मैं हो गया, हैदर भाई हो गए, आप हो गए, हम कुछ भी तजिया तबसरा कर सकते हैं। जब पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, खुद उनके रहनुमा कहते हैं, तो भाई आप फिर ये उम्मीद करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो स्कैंडिनेविया के मॉडल पे चले, वो नॉर्वे की तरह अपने इकदाम उठाए, और यहाँ पे जो बैठे हुए वफाक में उनके इत्तेहादी कह रहे हैं कि ये जाली मैंडेट से बैठे हुए। वहां पे जिस तरह की तरामीम की जा रही हैं, वहां पे जो कुछ हो रहा है, पंजाब के अंदर हालत ये है कि पीपल्स पार्टी के दोस्त कहते हैं कि नून लीग वालों से हाथ मिला लें तो अवाम हमसे जो है बात नहीं करती है, वो उनके मैंडेट पे क्वेश्चन करते हैं। पंजाब के अंदर जो सीसीडी के मामला चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई, 500 मुकाबले 670 बंदे मार दिए, उसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। तो बाकी सारा मुल्क कैसे चल रहा है? बाकी मुल्क के अंदर क्या जो है वो सब कुछ स्कैंडिनेविया वाला माहौल है? नहीं जी, बाकी मुल्क में तो मैंडेट भी नहीं है, इधर तो कम से कम मैंडेट है। आप उस पर जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी उन्होंने अपनी तकरीर में ख्वातीन की जचगी के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद 3 महीने तक कफालत की भी बात की। आज भी उन्होंने दो यूनिवर्सिटियां बनाने का ऐलान किया है, आज भी उन्होंने एक और जो है वो हॉस्पिटल बनाने का भी ऐलान किया है। तो मुख्तलिफ बातें की हैं, तो वो तो सारी चीजें चल रही हैं। बाकी आज अगर सोहेल अफरीदी यहाँ पे है, मैं और आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी एक ही वजह है, इमरान खान। वजह इमरान खान साहब की जात है, और इमरान खान साहब की जानिब से उनको नामजद करना है। बाकी कौन उनको आने देता
किसने उनको बनने देना था वजीर आला? तो इमरान खान साहब का तो वो जिक्र करेंगे। अच्छा, ये हैदर नकवी साहब, इमरान खान साहब की वजह से ही पूरी जमात है, और ये बात भी फैक्ट है कि जो एमपीए साहिबान इलेक्ट हुए हैं, और अगर वो खड़े भी हैं तो राइट और रॉन्ग वो उस बात को हमें भूल जाना चाहिए, वो इमरान खान साहब के नजरिया वो दुरुस्त है या गलत है उसकी वजह से खड़े हैं, और यकमुश्त उन्होंने वोट दिया है, कोई टूटा नहीं। और वो बात एंड में उन्होंने यही कहा कि रोक सको तो रोक लो, हमने तो अपना वज़ीर आला मुंतखब करा दिया। बट सवाल यहाँ ये है कि जो सोहेल आफरीदी साहब हैं, उन्होंने कल भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि मैं ये बात आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि इस सूबे के अवाम के फैसले किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं होंगे, बल्कि जिरगों के जरिए होंगे, सूबाई हुकूमत फैसले करेगी, मुशावरत से होंगे। लेकिन इशारा यह था कि इस्लामाबाद या पिंडी या किसी भी जगह बंद कमरों में बैठ के ये फैसले नहीं होंगे। ये रिपीट है ऑफ व्हाट गंडापुर साहब यूज्ड टू से, या आपको लगता है कि ये एक नया मौकफ है जो कि लिया गया है सोहेल आफरीदी साहब की जानिब से? देखिए, पहले तो अतर भाई ने जो बात की ना कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और वो लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, वो जाली हुकूमत है, ये डिबेट तो है ही नहीं ना। हम आपका मवाजना खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का या मरकज का या सिंध का तो नहीं कर रहे ना। आप तो दावेदार हैं कि आप सबसे ज्यादा अलग हैं, आप तो दावेदार हैं कि आप सबसे ज्यादा जमहूरी हैं, आप तो दावेदार हैं कि आप सबसे ज्यादा अवामी हैं, आप दावेदार हैं कि आप तो अवाम के वोट लेकर आए। तो मैं तो वो बात कर रहा हूं, इमरान खान को राह कराना बतौर आपके कायद के आपकी एक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन जब आप सूबे के हुक्मरान बन गए, या तो आप कहें ये तहरीक इंसाफ है, ये सूबा नहीं है, ये सूबे की हुक्मरानी नहीं है, ये तहरीक इंसाफ है पूरी की पूरी। जब आप सूबे के हुक्मरान बन गए तो आपको सूबे के अंदर गुड गवर्नेंस पे काम करना होगा, आपको उसको एड्रेस करना होगा। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो उसकी बुनियाद कहां से पड़ी? यहीं से पड़ी ना कि आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, आप उस चीज को काबू नहीं पा। आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते थे, आपने कितनी पुलिस रिफॉर्म्स वहां पे कर दी? आप जरा थानों में जाकर हाल तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या है। वहां पर पुलिस जो है बिल्कुल मजबूर और लाचार है, वहां दहशतगर्दों की हुकूमत है। किसको काबू पाना था? क्या इमरान खान जो जेल में बैठा है वो ये नहीं बताता आपको कि इस पे काबू पाना भी आपकी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है? कोई फॉर्म 47 जिसको आप हुकूमत को कहते हैं, क्या शहबाज शरीफ ने आके काबू पाना है? क्या सिंध के वजीर आला ने आकर काबू पाना है? मैं आपको माजी में ले जाता हूं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिम जरदारी को आपने गिरफ्तार कर लिया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबा चलाती रही, वह गवर्नेंस को आगे बढ़ाती रही, वो निजाम चलता रहा। रह गई आसिम जरदारी की रिहाई या उनकी और दूसरी लीडरशिप की रिहाई, वो एक अलग तहरीक थी जो अलग पार्टी चलाती रही। आप जब सूबे के वजीर आला बन जाते हैं, और खासतौर पे एक ऐसे सूबे के जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है, जहां पूरे पाकिस्तान में जहां से दहशतगर्दी फैल रही है, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, तो आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले आप गुड गवर्नेंस की बात करें। अगर आप गुड गवर्नेंस ले आते हैं तो आप खुद ब खुद आपका केस मजबूत हो जाता है कि आप अपने लीडर की रिहाई की बात करें। लेकिन आप वहां पर वजीर आला और खड़े होकर बोले मैं सड़कें जाम कर दूंगा, मैं ये पुल जाम कर दूंगा, मैं अटक पहुंच के ये कर दूंगा, मैं अडियाला पहुंच के ये कर दूंगा, तो भाई ये कौन सी जमहूरियत है? या तो फिर आप कहें कि हम निकले ही बदमाशी करने हैं और बदमाशी के तौर पे सूबा भी चलाएंगे और बदमाशी के तौर पे उनका आर्गुमेंट, उनका अगर थोड़ा इसको फ्लिप कर दें हैदर नकवी साहब, तो उनका वैसे आर्गुमेंट ये है कि लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि भाई बदमाशी करने के लिए, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे साथ वही हो रही है, हमारे लीडर के साथ वही सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम कंट्री के तौर पर कराएंगे जी। अच्छा, देखिए आप फ्लिप कर दें, उनके आर्गुमेंट को फ्लिप कर दें जी, हमारे लीडर के साथ ज्यादती हो रही है, आप अलग कर दें ना, आप तहरीक को अलग कर दें, आप सूबे की हुकूमत को अलग कर दें, उसको कहें कि भाई हमें 12-14 साल से, या मैंडेट 12 साल से मिला हुआ है, हमने सूबे को बेहतर करना है। वो अतर भाई ने भी बताया ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने, वो कहते हैं उन्होंने हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट की है, 2 यूनिवर्सिटीज बनाने की अनाउंसमेंट की है, तो वो मॉडल तो चल रहा है गवर्नेंस का, राइट और रॉन्ग, अच्छा या बुरा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं डिलीवर कर सकी है पिछले 12 सालों में, वो क्वेश्चन इट रिमेन्स। फिर तो चले, तो फिर मुनीफ भाई, अतर भाई ये बात मान लें ना कि सूबे में गवर्नेंस को बेहतर कर रहे हैं वो, और इमरान खान की रिहाई जो है वो वन ऑफ द एजेंडा है। अच्छा, वन ऑफ द एजेंडा है, माने ना ये बात। ये नहीं कहें कि मैंने तो फिर सबसे पहले खान को राह कराना है, उसके बाद मैंने सब कुछ देखना है, मान लें। अच्छा अतर भाई, क्या ये एजेंडा है अब सोहेल आफरीदी साहब का कि नहीं भाई हमारे लिए प्रायोरिटी 1 आइटम इमरान खान साहब की रिहाई है, सूबे की गवर्नेंस दीगर मामला दैट कम्स लेटर?
नहीं देखें, वो तो एक अंडरस्टूड चीज है ना, सूबे की गवर्नेंस तो साथ चलेगी ही चलेगी, वो तो सूबे की गवर्नेंस चल रही है। अभी सैलाब आया, तमाम मुतासरीन में कितने अरब रुपया बांटा गया, एक भी वीडियो क्लिप नहीं बनाया गया, ना कोई जूस के डब्बे पे तस्वीर लगाएगी। गवर्नेंस का मतलब ये है कि जिस तरह आज मरियम बीबी ओकाड़ा के पास गई हुई थी और वहां पे वो एक सरकारी अफसर किसी को लिफाफा दे रहा था और कह रहा था ये मैडम ने आपको 50,000 रुपए दिए, तो आप चाहते हैं कि लोग वहां पे कहें ये देखें जी ये सोहेल अफरीदी साहब ने 50,000 रुपए दिए, या अली अमीन ने दिए, तब गवर्नेंस होगी। गवर्नेंस की हालत ये है कि आप सिंध के अंदर जो है गाड़ी नहीं चला सकते, कच्चे के डाकू आपको उठा के ले जाते हैं। पंजाब का जो बॉर्डर है उधर जो है सीसीडी क्यों नहीं जाती, वहां पे जाके कितनी गवर्नेंस हो रही है। गवर्नेंस तो देखें ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें चलती रहती हैं। एक एजेंडा उनका है कि इमरान खान साहब की रिहाई, और रिहाई में वो ये कहते हैं बुनियादी तौर पे, इसमें ये नहीं है कि खुदा न खास्ता एक सूबा जाके उनको छुड़वा लेगा, इसमें आर्ग्यूमेंट ये है कि वफाक की जानिब से इमरान खान के ऊपर सियासी नोयत के मुकदमात हैं और सियासी उनकी परसिक्यूशन हो रही है, तो लिहाजा ये एक सियासी मामला है, तो इसको हम सियासी सतह पे उठाते रहेंगे। बाकी सारे जो मामलात हैं वो तो चल रहे हैं, गवर्नेंस भी हो रही है, इसी वजह से तो अवाम उनको वोट दे रहे हैं। क्या अवाम इतने बेवकूफ हैं कि उनको कुछ डिलीवर नहीं किया जा रहा 12 साल से, और वो इतने कम अकल हैं, उसके बावजूद वो उनको 2/3 3/3 अक्सरियत दे रहे हैं? तो ये ऐसे तो ना करें ना। अगर वोट पंजाब में पड़ता है तो उसका अगर इज्जत है, सिंध के वोट की इज्जत है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के वोट की इज्जत को भी आपको मानना पड़ेगा। एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। हैदर नकवी साहब, एक बात, पंजाब में वो कहते बकौल अतर काजी साहब के भाई ना जो तशहीर है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, बकौल उनके अरबों रुपया सैलाब मुतासरीन में बांटा गया है, कोई एक वीडियो क्लिप नहीं बना, कोई तशहीर नहीं की गई, खामोशी से सब कुछ किया गया है। दूसरी बात, बार बार वो इस बात का कह रहे हैं कि भाई अगर वोट की इज्जत की बात है तो आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जो वोट है, जो उनका मैंडेट है, उसका एहतराम तो करें। आप इस बात को तो तस्लीम करें कि कोई ना कोई वजह तो थी। अगर गवर्नेंस इतनी फारग थी तो क्यों तीसरी दफा उनको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे दी गई पीटीआई को? कुछ उन्होंने डिलीवर किया तो लोग राजी हैं उनसे। देखिए, अब इस डिबेट का एक सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो तो ये हुआ कि अभी अतर भाई ने इसी गुफ्तगू में ये बात मान ली। उन्होंने कहा कि अगर आपके वोट का एहतराम है तो हमारे वोट का भी एहतराम होना चाहिए। तो चले, अब वोट का तो एहतराम की बात आ गई, फॉर्म 47 वाला जो केस है वो पीछे रह गया, अब उस पर कोई बात नहीं। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने वोट के एहतराम की बात कर ली। अब दूसरी तशहीर की आप बात करते हैं, तो ये जो तशहीर की बातें ना, तस्वीरें जूस के डब्बे पे लगा दी, पंफलेट पे लगा दी, बैनर पे लगा दी, ये बातें सोशल मीडिया की हद तक अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक इस तरह की एक एनवायरनमेंट का नाम है कि जहां पर लोग झूठ फैलाकर खुश होते हैं और वायरल होते हैं और फिर कहते हैं कि जी देखो हम कितने पॉपुलर हैं। तो ये बातें सोशल मीडिया की हद तक अच्छी लगती है। तारीफ उस जगह होती है जहां काम हो रहा होता है, और ये मानना होगा कि इस वक्त पंजाब में बहुत काम हो रहा है, जो कि नजर आ रहा है, जो कि रोजाना की बुनियाद पे नजर आ रहा है। हम नहीं कह रहे कि आपको 12 साल आप जो हुकूमत है आप जबरदस्ती बन गए, वहां पे हुक्मरान बन गए, आपको अवाम ने वोट दिया, उस अवाम की भी तो बड़े तकाजे हैं ना। मुझे बताइए ना, आपने एहतिसाब की बात की थी केपीके में, अतर भाई जवाब देते, वो एहतिसाब का जो इदारा है वो कहां खड़ा हुआ है जो आपने बनाया था? आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी, वो पुलिस रिफॉर्म्स का इदारा है वो कहां खड़ा है? आप सेहत रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो सेहत रिफॉर्म्स खैबर पख्तूनख्वा में आज कहां खड़ी हैं? आप अगर 2-4 छोटे मोटे ऐलानात कर देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हमारा इससे भी मुकाबला है और उससे भी मुकाबला है, तो ये तो देखने वाले भी तो अकल रखते हैं। नहीं, इतना एहतसाब हो रहा है। वो CNW का क्लर्क कल उन्होंने गिरफ्तार किया है, मतलब मेरे ख्याल में इतने पैसे मैंने, आपने और अतर भाई ने सारी उम्र नहीं देखे होंगे जितनी उस तस्वीर के अंदर है। अतर भाई का भी ब्लड प्रेशर लो हो गया था, अभी ग्लूकोज पिया उन्होंने। ये तो अतर भाई बता सकते। देखिए, अब बात ये है कि मैं यही आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आप इन चीजों को जब तक एक ऑर्गेनाइज शेप में आगे नहीं बढ़ाएंगे, सूबे को चलाने के मामलात को ऑर्गेनाइज शेप में नहीं आगे बढ़ाएंगे, बार बार आप धमकी, धोस धमकी, रोड घेरना, सड़क घेरना, पुल बंद कराना की बातें करेंगे, तो ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। आप कहते हैं कि इमरान खान को रिहा कराना है उस वजीर आला ने, तो उस वजीर आला की इमरान खान को रिहा कराने का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप हुकूमती अकाबरीन के साथ बैठकर बात करें। वहां आप आना नहीं चाहते। वो इमरान खान जो हर किसी के लिए कहता है नेगोशिएशन करो, यहां पर अपने लिए नेगोशिएशन की बात नहीं करता। अपने लिए वो इमरान खान कहते हैं कि जाओ सड़कें घेर लो, जाओ अडियाला घेर लो, जाओ केपीके के रास्ते बंद करा दो, या उनके लोग ये बात करते हैं। तो क्या ये इंसाफ है तहरीक इंसाफ से? मैं ये पूछता हूं। एक बात है अतर भाई, ये मुझे नहीं लगता, मैं आपके बिहाफ पे ये समझाऊं और मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूं,
कि एक तो फॉर्म 47 वाला जो आर्ग्यूमेंट है पूरा, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी पीछे हुआ है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट तो पीटीआई का ये है कि नहीं हमारा मैंडेट जेन्युइन है 100%, बाकी सारों का फॉर्म 47 का है और ये वो अभी तक उसको स्टिक करते हैं। दूसरी बात ये है कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा नहीं मैं यहाँ हुकूमत चलाने नहीं तब्दीली लाने आया हूँ। तो तब्दीली तो जो पास्ट रिकॉर्ड है खान साहब का वज़राए आला के हवाले से, आप भी इसको क्रिटिकली एनालाइज करते रहे हैं, वो तो कोई इतना ताबनाक नहीं है, इतना कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई बहुत ज्यादा कोई वाव फैक्टर नहीं था। क्या दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर पाएंगे सोहेल अफरीदी साहब के? चले नहीं, गवर्नेंस भी बड़ी अच्छी कर देंगे और खान साहब के हवाले से जो पूरी एक्सपेक्टेशंस की एक पहाड़ बन चुका है वोटर सपोर्टर के आगे, वो भी अचीव हो पाएगा कि यार कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया सोहेल अफरीदी ने? देखें, मैंडेट की बात ये नहीं है कि कोई पीटीआई के हम मैंडेट की या किसी एक जमात के मैंडेट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मसला कर रहे हैं कि जनाब अगर वोट जिसको पड़ता है क्या वो उसको निकलना चाहिए, क्या उसका मैंडेट तस्लीम करना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, चाहे वो पीटीआई का हो। अब ये सारी बहस कौन है? ये कोई बहस पीटीआई की बहस तो नहीं है। ये तो मौलाना कहते हैं कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ, ये तो दीगर पीपल्स पार्टी के दोस्त कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ, पीपल्स पार्टी के दोस्त इवन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि भाई हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, ये कोई एक जमात का नहीं है। यहाँ पे अरसा दराज से ये इस तरह के इल्जामात लगते हैं, तो इसके ऊपर देखने की जरूरत है कि भाई किस तरह इस चीज को बेहतर किया जा सकता है। दूसरी बात कि इमरान खान साहब का वजीर आला लगाना, देखिए मसला ये है कि अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो वो फारिग हो जाएंगे, उनको कौम अगली दफा वोट नहीं देगी। यही है ना, जमहूरियत में तो यही है कि अगर आपने अच्छा बंदा नहीं लगाया, उसने अच्छा काम नहीं किया, आपने बुजदार को पंजाब में लगाया, आप समझते हैं कि बुजदार ने कोई काम नहीं किया, मरियम नवाज साहिबा बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। आज अभी आप माइक उठा लें और लाहौर के 4 बड़े बाजारों में जाके चले जाएं बगैर काटे पे, अगर आप रिकॉर्डिंग करें, आप खुद आके मुझे बता दीजिएगा कि कितने लोग आपको मरियम बीबी के काम से मुतमईन नजर आते हैं और कितने लोग जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पे तब्दीली आए। तो सिर्फ ये टीवी पे ये मतलब आपको लगता नहीं, बट वो मरियम नवाज शरीफ वर्सेस पीटीआई होगा या मरियम नवाज शरीफ वर्सेस उस्मान बुजदार होगा? जो भी हो, आप चले उस्मान बुजदार करवा लें, अच्छा ये भी करवा लें। मरियम नवाज अगर इतना बेहतर काम कर रही है तो पीटीआई के कर लें, किसी के पीपल्स पार्टी के कर लें, किसी के वर्सेस कर लें, बल्कि किसी के वर्सेस ना करें, सिर्फ ये पूछ लें कि आप मुतमईन हैं जो कुछ पंजाब में हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है। अब ये इश्तिहारात पे पैसे खर्च करना, अरबों रुपए खर्च करना, टैक्स पेयर्स के मनी खर्च करना, ये कुछ सोशल मीडिया की बात नहीं है। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है? ऐसा तो बादशाह में भी नहीं होता कि आप अपने नाम पे क्लिनिक्स बनाने शुरू कर दें, आप अपने नाम पे जो है स्कूल बनाने शुरू कर दें, अपने वालिद के नाम पे अस्पताल बनाने शुरू कर दें। क्या ये खानदान गुलामा में से है पूरी पाकिस्तानी कौम? आप अवामी मैंडेट लेके आए हैं तो आप अवाम के पैसों से अवाम के लिए चीजें अगर बना रहे हैं तो उसमें अपने नाम पे क्यों आप उसको बना रहे हैं? तो ये एक बहस है, ये दुनिया भर में होती है, ये कोई सोशल मीडिया की चीज नहीं है। बाकी ये है कि कौन इस वक्त मकबूल है कौन नहीं है, देखें ये तो फिर इलेक्शन जब अगला आएगा तो अवाम फैसला करेगी। अब जो भी कह रहा है कि हम डिलीवर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अब जब इलेक्शन आएंगे पता चल जाएगा अवाम किससे मुतमईन है। ठीक, अब हैदर नकवी साहब, ये कोई खानदान गुलामाना वाला मामला नहीं है, ये आर्गुमेंट तो आपने अतर भाई का सुना है। हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखें, पहली चीज तो जो इश्तहार की बात की अतर भाई ने, बिल्कुल सही बात है। इस तरह के बड़े बड़े इश्तहारात देना एक कौमी जुर्म है, जहां लिखा हो 100 दिन के लिए कि हम मसरूफ थे और कुछ नहीं लिखा, और अरबों रुपए के इश्तहारात वो छप जाएं और टेलीविजन चैनल पे चल जाएं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। बिल्कुल, आपने इश्तहार देना है तो आपने जो काम किया वो दिखाएं, ये मत लिखें कि हम मसरूफ थे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हैदर काज़मी साहब का और हैदर नकवी साहब का। बड़ी जबरदस्त और लाइवली डिबेट थी जो इस वक्त सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से। मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है एहसान टीपू महसूद साहब, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर और ख़ास तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे बनी हुई है उस पर अपना तज्जिया तबसरा भी देते हैं। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। जो रिसेंट एक स्टेट ऑफ कतर की सालिसी से और तुर्की की सालिसी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक उसे अमन मुआहदा कहा जाए वो हुआ है, उसके हवाले से भी अपना ओपिनियन रखते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान साहब। सबसे पहले मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये एक जो परसेप्शन बना हुआ है, ज़रा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं उस दिन आपकी कोई ट्वीट्स को भी फॉलो कर रहा था, आपने कहा कि ये जो लफ्ज़ बॉर्डर का को ओमिट किया गया है, जब इम्प्रूव किया है उन्होंने अपना स्टेट ऑफ कतर ने जो अपनी क्या उसे कह सकते हैं प्रेस रिलीज थी उसको, क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि इस अमन मुआहदे के बाद ये बॉर्डर का लफ्ज़ निकालने से
अफगान तालिबान का जो अबूरी हुकूमत है उनको डिप्लोमेटिक उनकी विन हुई है? क्योंकि यहां पर उसकी इंटरप्रिटेशन एक ये भी ली जा रही है कि बॉर्डर का लफ्ज निकाल दिया है, दैट मीन्स के हमारे पास एक सफिशिएंट मार्जिन है और इट्स सफिशिएंटली वेग कि हम अब क्रॉस बॉर्डर अटैक्स करते रहेंगे और कर सकेंगे अगर टीटीपी का मामला खत्म नहीं होता तो। हाँ मुनीब साहब, कल ये जो डेवलपमेंट हुई है यानी कतर मोफा की जानिब से पहले एक स्टेटमेंट इशू किया गया और उसमें हमने देखा कि कुछ घंटों बाद एक और स्टेटमेंट जिसमें जो बॉर्डर का वर्ड था वो रिमूव किया गया था। तो ये यानी उससे पहले अफगान तालिबान के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो सोशल मीडिया पे, वो जो लोकल मीडिया है उनको इंटरव्यू जब दे रहे थे तो वो बार बार इस चीज का कह रहे थे कि नहीं हम इस चीज पे वो एग्री नहीं करते, ये जो बॉर्डर का वो है हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, वो सब चीजें जो उनका एक ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल एक वो क्लेम रहा है अफगान गवर्नमेंट का। सिर्फ ये नहीं कि तालिबान से पहले अशरफ गनी और अहमद करजई जो हुकूमत है उनकी भी उससे भी पहले। तो उसके बाद हमने ये डेवलपमेंट देखी कि कतर ने भी ये काम किया। तो इसका यही मतलब हम वो ले सकते हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से आप प्रेशर तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी इतनी पोजीशन नहीं है कि वो कतर को प्रेशराइज कर सके, लेकिन कोई चीज कन्वे की गई है जिसके नतीजे में कतर ने दोबारा एक और बयान इशू किया है जिसमें से वो बॉर्डर का जो लफ्ज है वो रिमूव किया गया है। ये इस वजह से मैं कि ये यानी उस पूरे जो प्रोसेस में अफगान तालिबान की ये डिप्लोमेटिक यानी विक्ट्री इस वजह से है कि उनका एक जो हिस्टोरिकल एक क्लेम रहा है उसको एक तरह से यानी एंडोर्समेंट में नहीं कहूंगा लेकिन उसको सुना गया है एक थर्ड कंट्री में यानी कतर में। तो ये यानी ये है कि अफगान तालिबान जो है उसको एक और चीज का भी वैसे क्रेडिट मिलना चाहिए कि जिस तरह दोहा पीस प्रोसेस में उसने डिप्लोमेसी के जरिए मामलात को तय किया, उसके बाद यानी रशिया जैसे सुपर पावर से अपनी रिकॉग्निशन कराई, तो वो जो है वो यानी लगे हुए हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी कि जितने भी उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको यानी जिस तरीके से भी वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, और क्या ये आपने कहा उनकी एक उन्होंने अपना ट्रेडिशनल मौकफ था, एटलीस्ट उसको हम ये कह सकते हैं कि अप होल्ड करवाया है, बैटल आउट करके नहीं, डिप्लोमेटिकली अप होल्ड करवाया है, ये बात तो समझ आती है। बट क्या हमारी तशरीह ये दुरुस्त है कि अच्छा यार ये बॉर्डर का लफ्ज निकल गया है तो अब हम वी कैन स्टिल डू व्हाट वी हैव बीन डूइंग और व्हाट वी इंटेंडेड टू डू इन द फर्स्ट प्लेस, कि भाई अगर आप टीटीपी को काबू नहीं करेंगे तो हम उनके पीछे जाएंगे, हम अफगानिस्तान के अंदर भी जाएंगे, टारगेटेड एरियल स्ट्राइक्स भी करेंगे, विच वी डिड। सो क्या ये मार्जिन हमें ये पीस प्रोसेस देता है या आर वी एक्सपेक्टिंग टू मच? उसमें हाँ यहाँ यानी सोशल मीडिया पे सुबह हमने देखा कि वहां पे कुछ इस तरह की इंटरप्रिटेशन दी जा रही है यानी जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर थे उनकी जानिब से कि ये तो अच्छा है पाकिस्तान को मौका मिला कि वो फिर अफगानिस्तान कहीं पे भी जाके, अगर बॉर्डर ही नहीं है तो हम कहीं पे भी जाके वो स्ट्राइक कर सकते हैं। वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ऑलरेडी किया था, यानी ये जो पीस प्रोसेस से पहले भी और 48 घंटों का जो सीज फायर था उससे पहले भी पाकिस्तान ने कई मौकों पे, बल्कि 2023 से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि कई मौकों पे पाकिस्तान ने जाके वहां पे जो यानी टीटीपी हाफिज गुल बहादुर वगैरह के जो हाइड आउट से उनको टारगेट करने की कोशिश की थी। अब रिसेंटली भी हमने देखा, बल्कि सीज फायर के दौरान भी जब पाकिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान में एक बड़े तर्स का हमला हुआ हाफिज गुल बहादुर फैक्शन की जानिब से, तो पाकिस्तान ने फौरन रिएक्ट किया। इस्लामाबाद में भी जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं जो खासकर अफगानिस्तान को डील कर रहे हैं, उनसे जब भी हमारी बात होती है तो वो यानी इंडिकेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी होगी टेररिज्म के वाले से वो अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। जो चीजें अगर हमें यानी बड़े तर्स का हमला होगा पाकिस्तान में तो हम फौरन रिएक्शन देंगे, और वो चीज हो भी रही है। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान जो है वो अगर बॉर्डर हो या ना हो या तो उसके यानी वो वहां पे उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, और मेरे ख्याल में फ्यूचर भी अगर मामला खराबी की तरफ जाते हैं, बड़े तर्स के हमले होते हैं, तो पाकिस्तान की वही पॉलिसी रहेगी। हाँ, जो दोहा में हो रहा है और अब नेक्स्ट जो राउंड है वो टर्की में होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान की भी कोशिश होनी चाहिए कि हाँ ये मामला अगर अफगान तालिबान फाइनली सुनने के लिए तैयार हैं कि जो वहां पे वो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट फैक्शंस हैं जिनकी वहां पे लीडरशिप बेस्ट है, अगर उस हवाले से वो पाकिस्तान की मदद करते हैं या कम से कम अगर उसको रोक पाते हैं कि वो पाकिस्तान में हमले ना करें, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक अचीवमेंट होगी, और इस प्रोसेस को मेरे ख्याल में मौका जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, ये एहसान साहब, ये तो आपको भी पता है, बल्कि हमसे ज्यादा आप फॉलो करते रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांस ये भी रहा है कि 2021 से, इनफैक्ट शायद उससे पहले भी, लेकिन चले हम 2021 को कह लेते हैं कि हम ये बताते रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर बड़ी मेजर प्रेजेंस है टीटीपी के लोगों की या जो कुछ भी है। अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या ये जिस तरह से ये सारा मामला एक पीस प्रोसेस का चला है, और इससे ये पाकिस्तान का स्टांस
सिर्फ बिटवीन एक वो बायलैटरल नहीं बल्कि एक उस एक थर्ड कंट्री के अंदर, एक थर्ड मुस्लिम कंट्री के अंदर रिकग्नाइज किया गया है कि हाँ अफगानिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाँ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, टीटीपी उसे इस्तेमाल करती है पाकिस्तान के ऊपर हमले करने के लिए। क्या हम इसे अपनी डिप्लोमेटिक विन कह सकते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक विन वो सिर्फ कतर के हवाले से नहीं कि कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, बल्कि उससे पहले भी यूएन जनरल असेंबली का इजलास होता है, उसके साइड लाइन्स पे यानी 4 जो ममालिक है रीजन के, उसमें चाइना, ईरान, पाकिस्तान और रशिया, तो उनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है तो उसमें भी जो पाकिस्तान का मौकफ है टीटीपी के हवाले से, बीएलए और मजीद ब्रिगेड के हवाले से कि वो अफगानिस्तान बेस्ट हैं, तो वो वहां पे आप यानी हर कोई पढ़ सकता है, वहां पे उस चीज को एंडोर्स किया गया है। उसके अलावा अब रिसेंटली मॉस्को जो फॉर्मेट है तो वहां पे इजलास हुआ था अफगानिस्तान के हवाले से, तो वहां पे भी जो आप अगर स्टेटमेंट देख ले तो उसमें भी पाकिस्तान का जो मौकफ है उसको एंडोर्समेंट मिली है। इस्लामाबाद में जितने भी वेस्टर्न डिप्लोमेट्स और गल्फ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स, उनसे अगर आप बात कर लें तो वो भी जो पाकिस्तान का मौकफ है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो वो इसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक यानी आप विक्ट्री कह लें कि वो है। और कतर का जो है और खासकर उसमें पाकिस्तान ने एक और अच्छा वो किया कि सिर्फ कतर नहीं बल्कि टर्की को भी इन्वॉल्व किया है। और खासकर यानी मैं हमेशा कहता हूं कि जो टर्की के इंटेलिजेंस की चीफ हैं MIT के, उनका वहां पे होना, क्योंकि वो जो टर्किश इंटेलिजेंस चीफ है उसकी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है मिडिल ईस्ट में भी, सीरिया के हवाले से, यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से, अमेरिका के साथ, नेटो के मामला, तो उनकी ग्लोबली एक बड़ी प्रोमिनेंस है इंटेलिजेंस कम्युनिटी में। तो मेरे ख्याल में कि इस तरह यानी इन्वॉल्व करके टर्की को भी और कतर को भी कि इस मसले में वो अगर गारंटर बने, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक विक्ट्री होगी कि फ्यूचर में कोई भी अगर वायलेशन होती है तो ये दोनों ममालिक भी फिर बीच में आएंगे और वो फिर चीजें कन्वे करने की कोशिश करेंगे अफगान जो इंटर्म गवर्नमेंट है उनको। अच्छा, ये इस पीस प्रोसेस की अहमियत, और अभी आपने बताया कि नेक्स्ट जो है वो तुर्की में हो रहा है, सिर्फ ये बताइए कि आपकी असेसमेंट क्या है? वहां नूर वली महसूद हो या ऐसे और एलिमेंट्स जो एंटी पाकिस्तान है, और हमें पता है टीटीपी की प्रेजेंस है, और आपने खुद भी कहा कि सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि उससे पहले भी ये तो दुनिया के अंदर रिकग्नाइज की गई है कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है टीटीपी की जानिब से। बट क्या प्रैक्टिकली आपकी असेसमेंट में और इंफॉर्मेशन में अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत इस काबिल है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ये जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं और ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको वो काबू कर सकें और ये आउटपोर बंद हो जाए पाकिस्तान के अंदर? क्या ये मुमकिन है? इस हवाले से दो किस्म के यानी ये जो बात कही जाती है डायमेंशंस, एक ये कि अगर आप उनसे बात कर लें ऑफ द रिकॉर्ड तो वो आपको बताएंगे कि अगर टीटीपी के खिलाफ हमने कोई क्रैकडाउन किया और कोई हार्श किस्म के मेजर लिए तो ये ना हो कि ये लोग चले जाएं ISKP की तरफ। और वो ये भी कहते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है, दाइश खुरासान, तो उनकी बुनियाद भी टीटीपी के लोगों ने रखी थी, यानी टीटीपी को छोड़ के उन्होंने वो उनकी बुनियाद रखी थी, तो उनके दिल में ये खौफ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो ये भी है कि जिस तरीके से अफगान इंटेलिजेंस ने या अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ISKP को बहुत ज्यादा यानी वो क्रश किया है, एक तरह से मैं कहूँगा उनकी जो काफी हद तक कंटेन किया है, उनके बड़े बड़े स्लीपर सेल्स, उनकी लीडरशिप को मारा है। तो एक तरफ तो वो उनके खिलाफ अगर एक्शन लेने पे आए तो वो लेती है इफेक्टिव यानी काउंटर टेररिज्म एक्शन वो लेती है दाइश खुरासान के खिलाफ। लेकिन जब टीटीपी का मसला आता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और हम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में कि अब दुनिया और खासकर पाकिस्तान वो मजीद मुझे नहीं लग रहा कि इन चीज को या इस तरह के जो एक्सक्यूजेस आप कह लें वो टॉलरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डेली जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, आज भी DI खान में एक बड़े तरस का हमला हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को एम्बुश किया गया है, और उससे पहले भी नॉर्थ वजीरिस्तान में, बल्कि जब ये टेंशन भी चल रही थी तो और एग्जाई में एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 7 सिक्योरिटी एहलकार जो थे वो शहीद हुए थे। तो वो वाले जो हमले हैं वो तम नहीं पा रहे। पहले तो पैटर्न ये था कि महीने में या 2 महीने बाद बड़े तरस का कोई एक हमला होता था, अभी तो हर हफ्ते हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े तरस के हमले हो रहे हैं जिसमें मल्टीपल सुसाइड अटैकर जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। उसी के साथ साथ वो ड्रोन जो है उनका भी मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो मिलिटेंसी है बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है। सिर्फ ये नहीं कि ग्राउंड पे, बल्कि ग्राउंड से हटके प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी अगर आप देख लें उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे कि एक्सटेंसिव किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है और लोकल जो ग्रीवेंसेस है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। तो ये मल्टाई फोल्ड है या मल्टाई प्रॉन्ग एक किस्म की मिलिटेंसी है। ये माजी वाली जो टीटीपी है जो हम अक्सर उसका वो करते थे 2007 से 2018 तक,
उससे ये डिफरेंट है, इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आई है। और ये चीज मेरे ख्याल में पाकिस्तानी रियासत फाइनली रियलाइज कर रही है कि अगर अब भी हमने वो यानी सब्र से काम लिया, रिस्ट्रेंट से काम लिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा नेशनल सिक्योरिटी लेवल का फ्यूचर में। अच्छा, अब कमिंग बैक टू दिस, अब क्योंकि आप इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, एक स्टांस ये एडवोकेट किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबर सूबाई असेंबली हैं, वो कह रहे हैं देखिए इमरान खान साहब भी तो यही कहते थे, आपने बात कर ली, आपने जाकर कतर में बात कर ली, उनसे ये कर लिया। जबकि जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये नहीं है, वो ये है कि भाई हमारा प्रिंसिपल स्टांस वही है, हमने अपने खिलाफ हुई दरअंदाजी को या जो टीटीपी के लोग कर रहे थे हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, हम आगे भी लेंगे। और अब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को या उनकी अबूरी हुकूमत को मजबूर किया गया कि वो इस चीज़ को ना सिर्फ एक्नॉलेज करें बल्कि सीज फायर के लिए या पीस प्रोसेस के लिए आगे चलें। गारंटी किसी के पास नहीं है, लेकिन क्या ये तशरीह दुरुस्त है आपके नज़दीक कि जी खान साहब ने का भी यही विजन था और वो चाह रहे थे बस देखिए बातचीत करेंगे तो मसला हल हो जाएगा, और अब हमने बातचीत तो कर ली है तो मसला हल हो गया? उसमें यानी जो कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि माजी में हमने देखा कि जब जनरल फेस का वो जो भी इस प्रोसेस था टीटीपी के साथ, तो उसकी सबसे जो ज्यादा मुखालफत की थी वो खुद सादिक खान साहब ने की थी, जो अफगानिस्तान के लिए स्पेशल एनवॉय है पाकिस्तान की जानिब से, कि आप किसी नॉन स्टेट एक्टर से, किसी ग्रुप से आप मुज़ाकरात बराह रास्त ना करें, आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो डायरेक्ट अफगान गवर्नमेंट को यानी तालिबान गवर्नमेंट को आप इंगेज करें। तो ये तो पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। इसाक डार साहब भी वहां पे गए कई मौकों पे कि अफगान तालिबान जो गवर्नमेंट है उनके साथ उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है, टीटीपी के मसले पे, BLA के मसले पे। तो ये मेरे ख्याल में यही अप्रोच भी होनी चाहिए कि वहां पे जो अफगान सॉइल के कस्टोडियन है इस वक्त वो अफगान तालिबान है, वो टीटीपी नहीं है। तो अगर वहां पे पाकिस्तान मुज़ाकरात करना भी चाहे तो वो मेरे ख्याल में अफगान तालिबान के साथ होने चाहिए कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। दूसरा ये कि अक्सर वो कोट किया जाता है कि अमरीकियों ने भी यानी 20 साल जंग लड़ी लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली, उसने भी जाके मुज़ाकरात के जरिए मामलात को खत्म कराया। तो वो टोटल डिफरेंट केस है। यानी अमेरिकन जो थे यहाँ पे इन्वेडर्स थे, वो एलियंस थे, वो लोकल नहीं थे, उसके मुल्क में कोई हमला नहीं हो रहा था। अमेरिका ने रिटर्न में कोई उनको अपनी जमीन नहीं दी कि हाँ उन्होंने यानी किसी थर्ड मुल्क में वो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो वो तो वैसे भी जाना चाह रहे थे, वो अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन वो कह रहे थे कि ये जो चाइना और बड़े जो हमारे हैं बाकी ऑब्जेक्टिव रशिया, उनसे हमारी तवज्जो हटा रहा है अफगानिस्तान। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान का इशू टोटली डिफरेंट है। अगर मुज़ाकरात की बात होती भी है तो अफगान गवर्नमेंट से होनी चाहिए चीज मुज़ाकरात, ना कि नॉन स्टेट एक्टर और टीटीपी के साथ। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे जनाब एहसान टिब्बू महसूद साहब। अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई। मेरे ख्याल में अगर किसी के जहन में कोई इबाहम था तो वो इस गुफ्तगू को सुनने के बाद दूर हो गया होगा। आज तक के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।